अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब ने कौमी असम्बली में अपोजिशन के एहतजाज और शोर शराबे में माली साल 2025-2026 के 17,573 अरब रुपए के बजट का ऐलान करते हुए मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने और तरक्की के नए अहदाफ हासिल करने का अज़म जाहिर किया। माशी शरह नमू 4.2%, जबकि अफरात ज़र की शरह 7.5%। टैक्स महसूलात का हदफ 14,131 अरब, नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 5,147 अरब रखा गया है, जिसमें से सूबों का हिस्सा 8,206 अरब रुपए, सूद की अदायगी के लिए 8,207 अरब रुपए, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम 1,000 अरब रुपए, सब्सिडीज के लिए 1,186 अरब रुपए और दीगर ग्रांट्स के लिए 1,928 अरब रुपए मख्तस करने की तजावीज़ सामने रखी गई हैं। ज़राअत के शोबे को फरोग देने के लिए ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव मंसूबे के तहत 1,000 एकड़ पर जदीद काश्तकारी के मंसूबे शुरू किए जाएंगे, जिसके लिए 170 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तालीम के शोबे के लिए कुल बजट का 0.8%, जो सिर्फ 18.5 अरब रुपए बनते हैं। सेहत के शोबे में प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज के 4.4 अरब रुपए और पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 21 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। दिफाई बजट के लिए 2,550 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, जबकि पेंशन में 7% इजाफा किया गया है। मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने के लिए 16 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं, जो खुसूसन आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबों पर खर्च किए जाएंगे। इन तमाम नंबर्स के गोरख धंधे से निकलें तो एक अंदाजे के मुताबिक वाक को महसूलात की मद में 11,072 अरब रुपए हासिल होंगे, जबकि अखराजात और सब्सिडीज की मद में 17,573 अरब रुपए खर्च होंगे, जिसका मतलब हुआ कि वफाकी हुकूमत का बजट खसारा 6,501 अरब रुपए के लगभग होगा। लेकिन वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब का कहना है कि पिछले साल के 1.7 बिलियन डॉलर के खसारे के मुकाबले में इस साल करंट अकाउंट 1.5 अरब डॉलर मुतवक्के है। वफाकी वजीर खजाना का हुकूमती माशी कारकर्दगी के बारे में मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। GDP के 2.4% के बराबर प्राइमरी सरप्लस का हसूल, अफराते ज़र में नुमाया कमी 4.7%। इस साल सरप्लस करंट अकाउंट 1.5 अरब डॉलर मुतवक्के, रुपए की कदर में इस्तेहकाम, तरसीलात ज़र मौजूदा माली साल के पहले 10 माह में 31.2 अरब डॉलर तक पहुँच गई। स्टेट बैंक के ज़रा मुबादले के ज़खायर में 2 अरब डॉलर का इजाफा हो चुका है। हुकूमत ने टैक्सेस की मद में 389 अरब रुपए कवानीन की इन्फोर्समेंट के जरिए वसूल किए, लेकिन सरकार इस तरह के इकदामात करके ताकतवर को टैक्स नेट में क्यों नहीं लेकर आती, जिन्हें हर साल टैक्स छूट यानी कि टैक्स कंसेशंस, टैक्स एग्जेम्पशंस दी जाती हैं। इसी तनाजुर में वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का आज अर्ली इन द डे वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए कहना था कि आम आवाम ने मुल्क के माशी इस्तेहकाम के लिए कुर्बानियां दी हैं। माशरे के साहिब हैसियत तबके को सोचना होगा कि उन्होंने आम आदमी के मुकाबले में क्या कंट्रीब्यूट किया है। मैं समझता हूँ आम आदमी ने जो कुर्बानियां दी हैं, तनख्वाहदार तबके ने जो पिछले बजट के हवाले से बोझ उठाया है, वो कहते हैं कि हम तनख्वाहदार हैं, हमने तो 400 अरब दिया ख़जाने को। माशरे के जो बाकी साहिब हैसियत दौलतमंद जो तबके हैं, उन्होंने हमारे मुकाबले में कितना कंट्रीब्यूट किया है। ये एक ऐसा सवाल है जो मुझ समेत अशराफिया को जवाब देना है। और नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड कैसर अहमद शेख साहब, और अब से कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे मुजम्मिल असलम साहब, मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा। कैसर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू आगाज़ करते हैं। कैसर साहब, आज का बजट, फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब कहते हैं कि हमने डायरेक्शन सेट कर ली है और ये एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का हवाला दिया जा रहा है। एक साल बाद भी आप लोग का दूसरा बजट है, तब भी अभी डायरेक्शन सेट हो रही है। और आवाम के लिए बताइएगा, ऑपोजिशन की एक पोजीशन जरूर नजर आ रही है, लेकिन आवाम को आपने क्या चीज़ सस्ती की है, क्या रिलीफ दिया है? हाँ, ये देखिए, हम तो जब हमने ये लिया 1.25 साल पहले हुकूमत, तो पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल थी ना। तो ये जो आप कह रही हैं डायरेक्शन सेट, तो मकसद ये कि बहुत तब्दीली हुई है। हम जो हमारे नंबर्स हैं जिस किस्म के, वो काफ़ी बेहतर हुए ना। महंगाई बहुत कम हुई, पॉलिसी रेट कम हुआ, हमारी आईटी की एक्सपोर्ट बढ़ी।
तो अब रिलीफ आपने पूछा, असल सवाल ये है, ये बजट वाकई आवाम की रिलीफ के लिए, एक तो बहुत बड़ी तादाद है हमारे यहाँ तनख्वाहदार तबके की, प्राइवेट सेक्टर में हो या हुकूमत के सेक्टर में हो, तो उसमें हमने उनके इनकम टैक्स के रेट को कम किया। 1 लाख रुपए इनकम वाले बंदा जो है अब सिर्फ 2,500 रुपया महीने का अपना इनकम टैक्स देगा। पहले वो 5,000 था, 5% से 2.5% कर दिए 1 लाख तक का, तो एक बहुत बड़ी रिलीफ है कि आधा कर दिया उसको। और फिर उसके लिए आज के हालात में कैसे साहब, वैसे 2,500 भी बहुत मानी रखता है। नहीं, लेकिन 1 लाख वाला 2,500 तो देना है, कुछ ना कुछ तो उसको हुकूमत मुल्क को भी कंट्रीब्यूट तो करना ही है। उस फिर उनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं ना, हमने तनख्वाहों में इजाफा किया है ना, 10% तनख्वाहों में इजाफा किया और उधर टैक्स में भी कमी की है। तो ये एक बहुत बड़ा एक तो हो गया तनख्वाहदार सबके लिए। फिर 1 करोड़ घराना जो है ना, वो बेनज़ीर इनकम स्कीम से मुस्तफ़ीद हो रहा है। उसमें आप देखिए कि उसमें तकरीबन 100 अरब रुपए का नया इजाफा किया गया, उसमें भी यानी अमाउंट्स में इजाफा किया गया उनको तकरीबन। और फिर जो तरक्याती स्कीम्स हैं, पिछले साल हालांकि रखा तो गया था लेकिन खर्च नहीं हुआ पिछले साल। इस साल तरक्याती स्कीमों में 4,000 अरब रख दिया गया, जिसमें सूबों का भी है और वो भी सब हुकूमत के लोगों पे, आवाम पे खर्च होना है ना, उनके डेवलपमेंट पे, मुख्तलिफ उनको सहूलतें देने के लिए। इसके अलावा आप महसूस कीजिए कि हमने SME जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल की जो एंटरप्राइज है ना, उन पे उनको कर्जा बहुत कम मिलता है, बहुत कम कर्जा मिलता है। कुल कर्जे का 6% उनको मिलता है। हालांकि इंजन ऑफ ग्रोथ तो वो होते हैं, तो उनके लिए हमने कर्जे की फराहमी जो बड़ी आसान कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है। और कैसे साहब ये भी जरूर समझा दीजिएगा, क्योंकि जो नंबर्स इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में भी सामने रखे, जिसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बताया गया नेगेटिव है, लेकिन बावजूद उसके स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है वो 8% तक का ग्रोथ पोस्ट करी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो 4.2% का आपने GDP ग्रोथ टारगेट रखा है, यू नो इट वेरी वेल, लास्ट 3 इयर्स का एवरेज जो आपका GDP है दैट इज अराउंड 1%। 2.7% पर जो मुल्क जो है, जो हम कहते हैं कि तरक्की कर रही है मईशत, आप इसमें इंडस्ट्रीज चला सकते हैं सर, आप इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं लोगों को, आप डेवलपमेंट गोल जो है वो मीट कर सकते हैं। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि हम मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। हमारा मुल्क ये अभी बेहतर देखे ना, हमारे इंडिकेटर्स बेहतर हुए हैं, तो इसीलिए ग्रोथ, अब हमारा सारी तवज्जो ग्रोथ की तरफ है। अब 2.7 से 4.2 हमने रखी है या 4.5 रखी है जो परसेंटेज, 4.2% जी, तो वो काफ़ी उससे 50% ज़्यादा है ग्रोथ पिछले साल से। ये दुरुस्त आप कह रही हैं कि पिछले 2-3 सालों में, इवन उससे पहले आप देख रही हैं कि PTI के दौर में भी एवरेज ग्रोथ जो 1 साल उनकी ग्रोथ बढ़ी, बाकी जो एक नेगेटिव साल रहा, इसी तरह एवरेज आपने दुरुस्त का। तो ये पाकिस्तान को तो इस वक्त ग्रोथ की ज़रूरत है। Absolutely, और sir. हम उसी की तरफ जा रहे हैं, ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि ग्रोथ बढ़े। और आज फाइनेंस मिनिस्टर मुजम्मिल असलम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अब बतौर ऑपोजिशन ज़रा बताइएगा, कैसर साहब तो बता रहे हैं कि आज जो 5 साल का मंसूबा फाइनेंस मिनिस्टर भी जिस तरह कहते हैं कि वो दे दिया है, और ये एक डायरेक्शन सेट करने जा रहे हैं, एक दूसरा बजट देकर वो रिलीफ की बात कर रहे हैं। आप इसको, इस बजट को कैसे देख रहे हैं? उन्होंने वाकई में सही मानों में रिलीफ दिया है आवाम को? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कैसर साहब के साथ मेरी पूरी हमदर्दियाँ हैं। उनको दुनिया का मुश्किल तरीन नहीं, नामुमकिन तरीन काम सौंपा गया है कि वो जाके लोगों को जो है ठंडा करें, उनके गुस्से को ठंडा करें और कुछ ऐसी बातें बताएं कि शायद लोगों को लगे कि उनके लिए इस बजट में कुछ है। देखिए, अब ये महंगाई की बात कह रहे हैं कि महंगाई कम हुई है। अगर महंगाई कम हुई है तो गुर्बत कैसे बढ़ गई पाकिस्तान में? तो ये तो मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रही बात इनकी। फिर ये ग्रोथ की बात कर रहे हैं। अल्लाह माफ करे, 1952 के बाद कंसेक्यूटिव 3 इयर्स ये जो ग्रोथ इनकी हुकूमत ने दी है, 1952 के बाद का रिकॉर्ड टूट गया है। 1.5% जो है फॉर्म 47 की ग्रोथ है, ठीक है ना, फॉर्म 45 छोड़ दें। फिर उसके बाद कैसर साहब बात कर रहे हैं कि तनख्वाहदारों को रिलीफ दिया है। शर्म आती है ऐसी बात बोलते हुए भी, मतलब इंसान को। मैं तो मतलब अगर हुकूमत में होता तो मैं ये बात को डिफेंड भी नहीं कर सकता था। अब ये कह रहे हैं कि जी 1 लाख आमदनी वाले को पता नहीं वो सिर्फ 2,500 पे टैक्स देगा। आपने लोगों को 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने से कह रहे थे खुशखबरी दे रहे हैं, खुशखबरी दे रहे हैं, खुशखबरी दे रहे हैं। 12 लाख रुपए साल का जो कमाएगा, जो यानी कि 1 लाख रुपए महीना, उसको 2,000 रुपए का टैक्स का रिलीफ है। 18 लाख रुपए जो कमाएगा साल का, यानी 1.5 लाख रुपए महीना, उसको जो है कोई 3,400 रुपए का रिलीफ है। और
जो 30 लाख रुपए महीना, बहुत कम ही लोग होते हैं, हजारों में भी नहीं होंगे, सैकड़ों ही 100-150 होंगे, वो जो है 30 लाख जो कमाएगा वो अपनी आमदनी पे 10,70,000 पे टैक्स देगा, उसको 18,000 पे महीने का रिलीफ दिया गया। फिर ये बात कर रहे थे कि जी हमने बड़ा रिलीफ दे दिया तनख्वाहदार के लिए, माशाल्लाह पेंशन का 7% बढ़ाया और तनख्वाहदार का 10%। क्या पेंशन क्या वाला कोई मतलब 3% इजाफी करेगा पैदा? फिर उसके बाद कोई जगह नहीं छोड़ी जहां पे पेट्रोल पे इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, कार्बन टैक्स के नाम पे। बिजली के निर्ख जो है, अभी कह रहे हैं रिलीफ की बातें कर रहे हैं, बिजली के निर्ख जो है उस पे जो है वो 1200 अरब रुपए गर्दिशी कर्जे के लिए कर्ज लेंगे, गर्दिशी कर्जा, उस पे जो है वो बिजली का बिल बढ़ा दिया जाएगा। जो एक आम आदमी छोटी गाड़ी 850 सीसी थी उसका सेल्स टैक्स बढ़ा दिया गया। लोगों को बिजली नहीं मिल रही थी, वो अपना सोलर खुद लगा रहे थे, सोलर पैनल पे 18% टैक्स लगा दिया गया। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रिटेलर से टैक्स लेते नहीं थे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे भी अब इन्होंने 18%, अब कोई जैसे आप एलिना कभी कोई ईद का जोड़ा वगैरह करती होंगी ना, आप भी ई कॉमर्स पे भी इन्होंने जी 18% सीधा लगा दिया पकड़ के। कैश अब देखें, जो जिनके पास जो फाइलर नहीं है, जो माली है, खानसामा है, आपको मैं बता दूं 7 लाख मुलाजिम केपी के, जिसमें 4.5-5 लाख मुलाजिम जो है ये क्लास 4 है, बट उनके बैंक अकाउंट तो है, वो फाइलर नहीं है, उन पे कैश विड्रॉल पे जो है 0.6% से 1% टैक्स कर दिया। ये मुझे समझाएं तो सही कि कौन से रिलीफ की बात कर रहे हैं कैसर साहब। कैसर साहब थोड़ी सी ईमानदारी देखें, मैंने अभी पिछले हफ्ते आपके सामने 1 सेकंड से उनके सामने मैंने बोला कि आपकी ये फॉर्म 47 की ग्रोथ है जो आप 2.7% बोल रहे, ये काबिल शर्म है। आप असली बताएं, अपने नुक्स को देखें, नकाइस को देखें। पर मुजम्मिल साहब, आप भी अगर इनकी पोजीशन में होते और आईएमएफ की एक स्ट्रिक्ट ओवरसाइट होती तो आप लोग भी बहुत कुछ नहीं कर सकते थे। देखें, अल्लाह का शुक्र है, हमने आज तक जो पेट्रोल पे सेल्स टैक्स नहीं है ना 18%, वो लगा हुआ था नून लीग की हुकूमत हमारे आने से पहले, उसको हमने खत्म किया था। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी हमने जो है ये जो आज 78 पे ले गए ना, उसको हम 0 तक ले आए थे। तो ऐसी बात ना करें, ये इमरान खान था, वो इमरान खान आपके रास्ता निकालना जानता था। आपके दौर की भी कैसर साहब जो हवाला दे रहे थे कि एवरेज जो जीडीपी ग्रोथ थी एक ही साल, जी मैं कैसर साहब तैयारी नहीं कर आए आज, बड़ी बात। कैसर साहब को रिस्पॉन्ड तो कर लेने दें। तो 2021 में हमारी ग्रोथ थी 5.7%, जो इन्होंने कल शाया किया, और 2022 में हमारी ग्रोथ थी 6.2%। उसके बाद जो है 2023 जो इनका पहला साल था, मनफी सीधा 0.2%, पिछला साल 2.4 और इस साल 2.7, और सर, भी तीनों की कीमत बोगस। राइट, बट अभी फोकस जो है वो कैसे साहब, आप लोग की हुकूमत को तो फाइनेंस मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि बूम एंड बस्ट साइकिल्स तो अब आपका फोकस नहीं है, अब स्टेडी रिकवरी ही पे फोकस। बिल्कुल हमारा ग्रोथ का ये है। अच्छा, अब देखिए ना, ये तो फिगर्स हैं सीधी 12 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला पहले 60,000 टैक्स देता था, हमने 30,000 उसको कर दिया। ये कैसे 1,000-2,000 का फर्क पड़ा? एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूँ। पहले महीना तो पहले देता कितना था? 5,000 महीना देता था, 2,500 कर दिया महीना, आधा कर दिया। अब क्या देगा? 2,500 देगा कुल। अच्छा, दूसरा ये ग्रोथ की बारे, ये अपने 0% वाली ग्रोथ इन्होंने नहीं बताई अपने साल की। तो मकसद ये है कि पाकिस्तान को 6.2% बता रहे हैं। जी हाँ, वो थी जो हकीकत है, उसमें तो कोई देखो फिगर्स है, फिगर्स में कोई इख्तलाफ पर जीरो भी तो नहीं है ना, वो भी तो बताए ना। मुजम्मल बड़ा एक्टिव आदमी है और मैं इनके साथ मैं जानता हूँ। अच्छा, इसके अलावा बात ये है कि जो हमारे डिफ़ॉल्ट छोड़ के गए हैं इन्होंने, ये जो कह रहे हैं पेट्रोलियम लेवी, तो इन्होंने ही तो वापस की और IMF हट गया ना माहदे से ही। इन्होंने माहदा किया हुआ था उनसे पेट्रोलियम लेवी का, इन्होंने वो ख़त्म कर दी और IMF छोड़ गया इनको। फिर बड़ी मुश्किल से उनको रिक्वेस्ट करके तो हम प्रोग्राम में आए हैं, वो तो आते देते ही नहीं थे। और अभी हम साइमल्टेनियसली 2 प्रोग्राम्स, एक क्लाइमेट के हवाले से देखिए कामयाब प्रोग्राम जा रहा है अभी। लेकिन एक बात जरूर मुझे बताएं, फिर मैं मुजम्मिल साहब की तरफ जाऊंगी ये बात लेके। कैसे साहब, IMF का, क्योंकि आज भी ये बताया गया हमें कि IMF ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया 389 बिलियन जो कि आपने रेवेन्यू जनरेट किया है थ्रू बेटर एनफोर्समेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज। ये पहले भी किया जा सकता था वैसे, कैसे साहब? जी, किया जा सकता था ना। ये तवज्जो देखो ना, जहाँ अभी इसीलिए तो, और फर्दर अभी अगले साल भी वो करेंगे, यानी अगले साल भी टैक्स तो नया नहीं लगा, इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगा। जो इन्फ्लेशन रेट है हमने तकरीबन 7% रखा है, और 4.2 जो है वो ग्रोथ है, तो 11.2% ये दोनों मिलके बनता है, और 19% हमने नया रेवेन्यू में इजाफा किया। FBR के रेवेन्यू 19% बढ़ेगा। बाकी अभी भी इस साल भी एडिशनल वो हासिल करेंगे। कैसे साहब, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.5%,
एट द मोमेंट आपकी जीडीपी ग्रोथ इज 2.7%। 45% वर्ल्ड बैंक की अभी रिपोर्ट आई है, 45% सतह गुर्बत से नीचे लोग रह रहे हैं। आप ऐसे में क्या इसमें रिलीफ दे सकते वही हैं? तो रिलीफ तो इन हालात में क्या हो सकती थी, नहीं हो सकता। जो मैक्सिमम हो सकती थी हमने की, लेकिन हालात तो आपके सामने है ना मुल्क के। सब ने मिल, इनका भी मेरा भी मुल्क है, हम सब ने मिल के इसको, जो इनकी कुछ तजवीज़ है, लेकिन हमने तो जो कुछ मैक्सिमम इसमें जो पॉसिबल था वो किया है। लेकिन हर वक्त अभी बजट की इनकी पार्टी भी तजावीज़ तो ये देगी, तजावीज़ देगी, आप देगी तो इनकॉर्पोरेट करेंगे? क्यों क्योंकि नहीं, वाई debate ही नहीं नॉट, होती वाई हमारे नॉट। कोई बजट। भी अच्छी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, कोई अच्छी तजवीज़ इनकी होगी हम उसको अमल करेंगे, क्योंकि ये देखिए ये तो मिलजुल के मुल्क के लिए हम सब ने आगे बढ़ना है और बजट को बेहतर करना है। तो मैं आपकी इजाज़त लूंगा। बिल्कुल मेरा सही है। वक्त मैं एक, बहुत मुझे ब्रेक शुक्रिया। भी शामिल करनी है। मुजम्मिल साहब आपकी जरूर पेश करिएगा। एक मैं छोटी सी ब्रेक शामिल करती हूँ और कुछ मिनट्स में हम मुजम्मिल साहब की तजावीज़ भी सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिए। Nazi, welcome back. Muzammil Aslam Saab, so a budget that leaves the government with no space, 2,865 बिलियन तक जो है वो फिर इनके पास रह जाएगा और 6,500 अरब जो है इनको मजीद फिर कर्जे की तरफ जाना पड़ेगा। जबकि फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब कहते हैं कि अगला साल जो है वो एक टर्न अराउंड की स्टोरी होगी। तो आप क्या तजावीज़ इनको देना चाहेंगे? और ये कह रहे हैं कि आपकी जो एडवाइसेज होंगी, तजावीज़ होंगी, वो इनकॉर्पोरेट भी किया जाएगा। अल्लाह करे अगर हमारी एडवाइस भी सुन लें, हमें तो किसी खाते में नहीं लाते। और वैसे हर हुकूमत का ये वतीरा है, ऐसा करना नहीं चाहिए कि अपने जो अपोजिशन वाले कोई भी आपको कोई अच्छा मशवरा दे सकता है। देखिए अलीना, बात बड़ी जिसे कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि इस बजट में हुकूमत के पास अब जो जो जगह थी ना टैक्स लगाने की, उन्होंने लगा दिया। ऑनलाइन पे टैक्स लगा दिया, इंटरेस्ट जो लोग जो बचत अपनी बैंक में रखते थे, खासतौर पे खवातीन, पेंशनर, अब वो पहले 15% टैक्स देते थे, उसको 20% कर दिया। ठीक है, जो म्यूचुअल फंड में रखते थे पैसे, उसको भी टैक्स बढ़ा दिया। तनख्वाहदार की मैंने आपके सामने गोश गुजारी कर दी। तो ओवरऑल जिसे कहते हैं, उसके सारा कुछ करने के बावजूद भी वफाकी हुकूमत के 1,000 अरब रुपए जो है ना डेवलपमेंट फंड के पैसे बचे। 1,000 अरब, ये 2015-16 में भी इससे ज्यादा थे। इससे आप अंदाजा लगा दें कि कितनी मजबूर हो गई है वफाकी हुकूमत। अब औरंगजेब साहब खुद मतलब अब मुझे बता दें कि इस 1,000 अरब रुपए से वो कैसे तरक्की करेंगे या इस मुल्क में क्या तरक्की होगी। ठीक है ना। दूसरी बात, अब आप यूं देख लें कि इस बजट में मुझे बता दें कि क्या ऐसी चीज रखी जिससे जो ज़राअत हमारी 13% गिर गई थी, मेन क्रॉप, वो वापस फार्मर जो है ग्रो करना शुरू कर देगा ना। उसको कीमत मिल रही है, इनपुट प्राइस वो हाई कर दी गई है आपने। पेट्रोल डीजल मैंने आपको बता दिया कि उसकी कीमत में इजाफा कर रहे हैं, कार्बन लेवी लगा दिया इन्होंने। ठीक है, तो कहीं पे अवाम के लिए रिलीफ नहीं है। अब वो पता है ना, 3 करोड़ लोग इनके 3 साल में गुर्बत की लकीर के नीचे आ गए। 3 करोड़ लोग जो है ना, कई बड़े मुल्क जो यूरोप के, उसकी आबादी उनसे कम है। पूरे गल्फ की आबादी जो है ना 3 करोड़ से कम है। तो आप ये सोचें कि इतनी बड़ी आबादी जो है पाकिस्तान की, वो आज गुर्बत की लकीर के नीचे जब आ जाएगी तो वो टैक्स कैसे देगी? ये जो टैक्स का हदफ रखा है 14,130 अरब रुपए, ये टैक्स कहाँ से पूरा करेंगे? टैक्स लोगों के पास आमदनी होगी तो टैक्स देंगे ना। तो ये आपको बस वो ग्लोरिफाइड सेल्स, औरंगजेब साहब भी मेरी तरह जो है कैपिटल मार्केट, प्राइवेट मार्केट और बैंकर हैं वो। खैर मैं तो उनके लेवल का बैंकर नहीं हूँ, छोटा सा था। पर मुजम्मिल साहब, अनदर ईयर, फिर यानी कि आप अगला माली साल भी एक ऐसे अनरियलिस्टिक और ओवर एम्बिशियस टारगेट्स के साथ देख रहे हैं जो कि हालात से बिल्कुल बरअक्स, आप मीट भी नहीं हो पाएंगे। जी जी बिल्कुल। अभी इस साल भी देखें 1,500 अरब जो है ना, कम से कम ये टैक्स टारगेट से कम कलेक्ट कर रहे हैं। ये 1,500 अरब और अगले साल के फिर 2,000 अरब बढ़ा दिए इन्होंने। ये कहाँ से पूरा करेंगे? इस मरी हुई मीशत, इस जिसे कहते हैं कि थकी हुई मीशत कह लें। थक गई है मीशत, ये मैं तंजिया नहीं बोल रहा, मीशत थक गई है, लोग थक गए, पाकिस्तान छोड़ छोड़ के लोग जा रहे हैं। अब वो जहां जहां जो पैसे पड़े उस पर टैक्स लगाने की कोशिश करें, होश के नाखुन लें। और मुझे ये, अगर इसको ये कह रहे हैं रिलीफ, पिछले साल इन्होंने 25% तनख्वाहें बढ़ाई थी, उससे पिछले साल 35% बढ़ाई थी। अब वो 10% पे छलांगे मार रहे हैं कि 10% जो है तनख्वाह बढ़ा दी हमने। आप देखें तो सही कि लोगों का घर पूरा नहीं हो पा रहा, जो है बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल से। अच्छा, फिर महंगाई की बातें करते हैं, कितनी गलत बात करते हैं। कहते हैं कि 4.4% महंगाई थी। कोर इन्फ्लेशन खुद इनका कल डाटा रिलीज किया हुआ है 11.5% है। तो वो जो आपने अभी ये बढ़ाया है, इतनी तो ये महंगाई को भी नहीं कवर करेगा। अब हुकूमत खुद कह रही है अगले साल महंगाई की शरह
7.5% हो जाएगी। 7.5%। अगर ये 7.5 बोल रहे हैं ना, तो आप समझ लें कि ये 12 12.5 की बात रुकनी है जाके। तो बस वो एक आज एक फॉर्मेलिटी पूरी की गई, खाना पूरी की गई, बजट दिया गया, उसके बाद तुम कौन मैं कौन, आगे की बात आगे। अब यही वजीर आजम साहब थे ना जिन्होंने कहा था सोलर इज द नेम ऑफ द गेम। मुजम्मिल असलम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, और इसी के साथ बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। नाज़रीन, अमरीकी माहिर मईशत और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर केनेथ रोगव, जिनका IMF में काम करने का वसी तजुर्बा रहा है, उनसे जब सवाल किया गया कि अगर आप IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर होते तो पाकिस्तान के हवाले से आप क्या इकदाम करते? क्या पाकिस्तान के लिए 25वां कर्ज प्रोग्राम खत्म कर दिया जाता? केनेथ रोगव साहब ने क्या जवाब दिया? ये बजट पे हमारे माशी एक्सपर्ट्स क्या राय रखते हैं? डॉक्टर नदीमुल हक साहब, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, सीनियर रिनाउंड इकोनॉमिस्ट ऑफ पाकिस्तान, और आप पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में आपने सर्व किया। साथ साथ ही आल्सो हैज एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन द IMF एज वेल। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमारे साथ पैनल में मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, साइम अली साहब इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी हमें ज्वाइन करें। साइम साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, टू बिगिन विद, बजट स्पीच हो गई, आप इसको एक तो क्या राय रखते हैं कि इस बजट में किस तरह से नंबर्स के साथ जो है वो आवाम को एक रिलीफ देने के जो वादे किए जा रहे थे, वो आप कैसे देखते हैं, और कितना इनके पास रूम पीछे बच जाता है एक्सपेंडिचर्स को मद्देनजर रखते हुए, इनकम को मद्देनजर रखते हुए, और डेफिसिट को माजरत के साथ वो मद्देनजर रखते हुए? जी बहुत शुक्रिया जी। वेलकम to the 25th Citibank and International Consultant Budget। ये मेरा ख्याल शौकत अजीज के ज़माने से सिटी बैंकर्स और इंटरनेशनल कंसल्टेंट बजट बनाते हैं, और इसका जो मैं बड़ी बात ये कहता हूँ कि जी जितनी लंबी बजट की स्पीच होती है उतनी मुल्क में तरक्की कम होती है, और जितनी बजट में नंबर ज़्यादा बताए जाते हैं उतनी मुल्क की तरक्की कम होती है। औरंगजेब साहब ने कोई नई बात नहीं की, हर फाइनेंस मिनिस्टर ने यही तकरीर की। नंबर थोड़े बहुत बदल रहे, तकरीर वही होती कि हम प्लानिंग में ये करेंगे, इधर हदफ उधर हदफ, इधर वो मखतूस की गई है, इधर मखतूस की गई है, कोई फर्क नहीं पड़ा। गेम वही है सारी कि जी इधर उधर कहीं टैक्स लगाएंगे, कहीं लेवी लगाएंगे, कहीं विदहोल्डिंग करेंगे, कहीं कुछ और करेंगे, पैसे खर्चेंगे, मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ पैसे खर्च रहे हैं। दाने स्कूल बन रहे हैं पूरे मुल्क में माशाल्लाह। प्लानिंग का बजट जो सा प्लानिंग कुछ 60 मिलियन का प्रोजेक्ट, बिलियन का प्रोजेक्ट कर रही है। अजीब अजीब चीजें हैं। मुझे तो समझ नहीं आई कि इस बजट का क्या मकसद। कौम को रिलीफ ये हुकूमत, कोई हमारी हुकूमत नहीं दे सकती, क्योंकि ये हुकूमतें सारी कॉलोनियल निज़ाम पे चल रही है। पिछले 150 साल पुराना गोरे का निज़ाम है। नया निज़ाम ये बनाना नहीं चाहते, ना बना सकते हैं, ना इनमें इतनी इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटिशन के बनाएंगे। ये जो है कि IMF के पीछे भाग के, मैं IMF पे काम करता रहा 30 साल। फाइनेंस मिनिस्टर जो तकड़े फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, फॉर एग्जांपल वासलाव क्लाउस, फॉर एग्जांपल ये अपना मनमोहन सिंह, और या जो भी महातिर वगैरह, वो कहते थे भाई हमारा मुल्क है, हम बनाएंगे बजट और हम ऐसा देंगे कि IMF भी परेशान हो जाए, और बना देते थे। और IMF की टीम पीछे हट के तालियां बजाती थी, कहती वाह वाह कमाल करते हैं। बजट ये होता है, ये नहीं होता कि हम IMF से पूछेंगे IMF ये करेगा, IMF वो करेगा। इस बजट में जो एक चीज अच्छी हुई है वो मैं कह सकता हूँ, आई होप, वो भी पता नहीं क्या हो, कहते हैं शायद टैरिफ्स कम किए हैं, पर वो भी 5 साल मंसूबे पे कम करेंगे, पता नहीं कितने कम होंगे। पर अगर टैरिफ कम किए हैं तो फिर याद रहे कि एक्सचेंज रेट को भी छेड़ना पड़ेगा। ये जो एक्सचेंज रेट बदोबदी आपने रोकी हुई है ना, और उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि आपका GDP 372 बिलियन से 411 बिलियन, यानी कि इन डॉलर टर्म्स आपकी GDP ग्रोथ 10% है। मुझे तो समझ नहीं आई बिल्कुल, पर खैर मान लेते हैं, हम क्या करें, हम तो हर चीज मान लेते हैं। और ये जो हदफ फिक्स करते हैं, इनके पास कोई तरीका नहीं टारगेट फिक्स करने का। मैंने आपको कहा था एक वीडियो दिखा दी, आपने नहीं दिखाई कि मैंने डॉक्टर साहब वो मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने ज़रूर उसको चलाया है, जो केन रोगव की जो गुफ्तगू है, और उन्होंने जिस तरह से कहा कि पाकिस्तान को अब लोन्स ना दिया जाए क्योंकि वहाँ से कलेक्ट नहीं हो सकेगा, अब इनको एड दिया जाए, और 25th पे अगर साइन ऑफ होगा तो ये क्योंकि 24th पे ही डिफॉल्ट कर रहे हैं तो लिहाजा 25th पे साइन ऑफ बनता नहीं है। और उसने कहा 26, 27, 28 वो साइकिल में आप ट्रैप में रहेंगे। हम लोग ट्रैप में ही रहेंगे, क्योंकि हमारे पास
सोच का फुकदान। और ये सिटी बैंक बजट जो है, इकोनॉमिस्ट कोई है नहीं, टीम कोई है नहीं, बस बजट बना रहे हैं। बाहर से कोई कंसल्टेंट आ जाएगा, वो स्टेफन डर्कन आ गया, उधर से मैकिन्जी आ गया, उधर से जेकब स्कॉट आ गया, उधर से क्या आ गया। ये लोग तो बजट बनाते हैं, डिफिड के बंदे, एफसीडीओ के बंदे आके यहाँ प्रोग्राम बनाते हैं, बजट बनाते हैं। हमारे ब्यूरोक्रेट्स क्या करते हैं, हमारी हुकूमत क्या करती है सिवाय तकरीरें करने के? मैं ये डॉक्टर बताइए, साहब, ये इस तरीके से। आपकी इजाजत से मैं आई लाइक टू टेक साइम अलीज कमेंट्स एज वेल। Please. साइम साहब, आप डू यू एग्री विद डॉक्टर नदीम उल हक साहब व्हेन ही सेज दिस बजट हैज बीन मेड बाय, ऑब्वियसली आप खुद से उसको बना नहीं सकते थे, और आपके पास फिर इवेंचुअली आप क्या देखेंगे? पीएसडीपी को ही स्लैश होता हुआ देखेंगे तमाम चीजें मीट करने के लिए, और फिर 6,501 अरब रुपए तक जो बताया जा रहा है कि आपको मजीद बोरोइंग की तरफ जाना पड़ेगा, तो ये किस किस्म का बजट था? जी, thank you. It's very hard to disagree with Dr. Nadeem ul Haq. लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि compared to the previous budget, इस बार एटलीस्ट हम देख रहे हैं कि एक लॉन्ग टर्म विजन गवर्नमेंट का नज़र आया है हमें। They've given us a 5-year plan in terms of के टैरिफ रिफॉर्म्स क्या करेंगे। They've given us a roadmap के vis-a-vis के national fiscal consolidation जो provinces और federal government के दरमियान है, उस पे how they will move ahead on that. Agriculture income tax is going to come through this year, जो कि एक again new development है and much needed development है. So I would say कि थोड़ा it is different from जो previous budgets हमने देखे हैं. At least हम कुछ attempt देख रहे हैं government की तरफ से to reform. The reforms might not be as detailed or as deep-seated as जो Dr. Nadeem ul Haq चाहते हैं, but at least we have a direction of travel. At least we're moving in the right direction. Tariffs कम किए जा रहे हैं so that our exports can become competitive international markets के अंदर. So that is very positive, and especially अगर हम over the next 3 to 5 years growth देखें exports में, which is more than our import growth, that will be very positive vis-a-vis जो हमारी डेट सस्टेनेबिलिटी है, बार बार जो हमें IMF के पास जाना पड़ता है. सो इफ वी हैव हायर एक्सपोर्ट्स, तो चांसेस आर कि हमें ये बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट की शायद जरूरत ना पड़े आगे जाके. सिमिलरली सुपर टैक्स के ऊपर गवर्नमेंट ने फाइनली 0.5% से कम, बिल्कुल उन्होंने कहा कि कम किया जाएगा. एटलीस्ट गिवन अ डायरेक्शन कि हम आगे जाके कम करेंगे. So that's again positive, although I think 2% उन्होंने कम किया है this year, which is not enough, but at least हम directionally we are moving in the right direction. Dr. Saab seems to not agree with that. Dr. Saab, how different is this budget? ये second budget I don't agree with any of this. मैं आपको याद कराऊं एलिना बीबी, यही चीज मैं पिछले 20 साल से सुन रहा हूँ. शौकत अजीज साहब ने भी यही कहा था, मैं रोड मैप दे रहा हूँ, हो जाएगा. एंड आई मस्ट से उसके ज़माने में ट्रेड लिबरलाइजेशन हुई, फिर इन्होंने IMF ने मिल के रेगुलेटरी ड्यूटीज लगाई, एडिशनल कस्टम ड्यूटीज लगाई, ठीक है, बार बार रिवर्स किया. फिर इसहाक डार ने आके अगेन IMF के साथ मिल के वो नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए और एक्सचेंज रेट को फिक्स किया. तो ये हमारी हिस्ट्री है. डार साहब ने भी अनाउंस किया था कि मैंने सब कुछ कर दिया है. उससे पहले मेरे दोस्त हफीज शेख ने, मैं साथ ही था जब अनाउंस किया था, हाँ हम GST VAT ले आए और VAT भी इंशाल्लाह रोड मैप है, ये वो. देखिए रोड मैप हम बड़े देख चुके, बड़ी हमने जिंदगी काट ली है इस मुसीबत में कि अब रोड मैप देंगे 5 साल 6 साल, ये वो. ये इकोनॉमी बजट हमारा 3 महीने का नहीं होता, 5 साल का रोड मैप तो बहुत बड़ा है. 3 महीने के बाद ये IMF ये मिलकर नए टैक्सेस लगा रहे होंगे. हमें एक फाइनेंस मिनिस्टर चाहिए जो कि अपनी सोच रखता हो, मिलेई की तरह, एलन मस्क की तरह, जो अपनी सोच रखता है, कहे भाई मैंने इस तरफ जाना है, और IMF को कन्विंस करे. हम इन लोगों को रखते हैं यहाँ इसलिए नहीं कि ये IMF की नौकरी करें, इसलिए कि ये IMF से नेगोशिएट करें. और नेगोशिएट कैसे करेंगे? अपने कोई ख्यालात ला के टेबल पे. ये बड़ा आसान है मिनिस्टर को कहना कि IMF मुझे इजाजत नहीं देता. ये क्या बात हुई, IMF इजाजत नहीं देता? आप इतनी बड़ी नौकरी लेने को क्यों आए थे? कि जी ठीक है, हमने रोड मैप देख लिया. साहब हम रोड मैप ही देखते रहेंगे या कुछ होगा?
और ये क्या हम ही सिर्फ एक रोड मैप दिखाते हैं 5-10 साल का, बाकी लोग तो ठा करके कर देते हैं। एलन मस्क ने डिपार्टमेंट एजुकेशन अबॉलिश कर दिया, यूएसए अबॉलिश कर दी, मिले ही ने 15 मिनिस्ट्रियां खत्म कर दी। हम क्या कभी ये देखेंगे? हम एक बिल्कुल मकरूज कौम है, फेल्ड कौम है, हमें कुछ सोचना चाहिए। लीना भी मुझे एक बात बताइए, हमने पीएसटीपी की बात की, हम पीएसटीपी कार्ड क्यों नहीं देते? पीएसटीपी में चाहिए क्यों? ये जो सारे एमएनएस बजट ले जाते हैं, अब लोकल गवर्नमेंट नहीं देते, इनको बजट पीएसटीपी दे देते हैं, ये पीएसटीपी के पैसे जाया करते हैं। आप पीएसटीपी खत्म कर दें, डेट रिटायर कर दें। ये बेहतर नहीं कि 5 साल के लिए पीएसटीपी खत्म करें और डेट को कम कर दें? नहीं, वो भी नहीं करना। दूसरी चीज मुझे बताइए, सरकारी अफसरों को आपने 10% तनख्वाह दे दी है, पहले 500% आपने तनख्वाह दी है इन लोगों को, एमएनएस को, मिनिस्टर्स को, सबको। वो यार खुदा के वास्ते तनख्वाहें कितनी इंक्रीज करेंगे? पिछले साल या पिछले से पिछले साल आपने इनको सरकारी अफसरों को मेरा ख्याल 150% इंक्रीज दिया था। यार अब क्या तमाशे कर, इस वक्त हुकूमत में जो एसपीएस नए स्टाइल आए हैं, 25 लाख तनख्वाह दे रहे हैं लोगों को। 25 लाख उन लोगों को दे रहे हैं जिनको मैं 2 लाख नहीं देता था, ठीक है? 25 लाख तनख्वाह दे रहे हैं। उसके अलावा सोचें आप, खुदा के वास्ते नई नई गाड़ियां मंगवा के दे रहे हैं, 2-2, 3-3, 4-4 बिलियन की नई गाड़ियां आ रही हैं। फिर आप सोचिए, इन्होंने पार्लियामेंट के लिए अभी 7 बिलियन वो रखे हैं कि जी हमने एक नई पार्लियामेंट लॉजेस बनानी है। मैं तो देख रहा हूँ इतनी एजीब एलोकेशन है, मैंने थोड़ी सी एलोकेशन देखी है, इतनी अजीब एलोकेशन है, हर जगह फेंक रहे हैं पैसे। अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा हमने इतने बिलियन दे दिए हैं एचईसी के, पता नहीं कितने प्रोजेक्ट्स को। भाई एचईसी को और प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, राइट? बट एचईसी को प्रोफेसर चाहिए, प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। आज भी जब फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहे थे कि 8,207 अरब रुपए वो कर्जों पर जो है वो सूद की अदायगी होगी, व्हाट डज दिस टेल अस? आप 971 बिलियन के सरकारी उमूर को चलाने के लिए, जो डे टू डे गवर्नमेंट की जो रनिंग है उसके लिए आप 971 बिलियन जो है वो उसको मख्तस किए जाएंगे, 1,055 अरब जो है वो पेंशन की मद में ये दी जाएंगे। और नदीम साहब जिस तरह से कह रहे हैं, व्हाई कांट दे डू अवे विद पीएसडीपी? क्यों ये लाइबिलिटीज हैं? जस्ट बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ अ कोलिशन गवर्नमेंट, आपने सबको जो है वो साथ साथ लेकर चलाना है। जी, I think broadly तो there is no disagreement with जो डॉक्टर नदीमुल हक कह रहे हैं। Absolutely scrutinize करने की जरूरत है। We need to do more radical reforms and as quickly as possible. आप 2.7% आपकी जीडीपी ग्रोथ हो, आप 3.6% भी अचीव नहीं कर सक रहे हैं, तो आप क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होते हुए देखेंगे इस मुल्क में? क्या इंडस्ट्रीज चलेंगी? क्या आप लोगों को डिलीवर कर सकेंगे? I agree with you कि इससे ज्यादा हमें डीप सीटेड रिफॉर्म्स चाहिए, हमें एक मोर अग्रेसिव विजन चाहिए टू अचीव ग्रोथ, टू एम्यूलेट जो वियतनाम, चाइना, इंडिया का सक्सेस हुआ है एज फार एज इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सपोर्ट्स इन गुड्स एंड सर्विसेज इज कंसर्न्ड, एंड उसके ऊपर मोर नीड्स टू बी डन। और साहिब साहब ने दीगर ममालिक की एग्जांपल्स दिए नदीम साहब, वो अगर 5% पे ग्रो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सक रहे? हम लास्ट 3 ईयर से एवरेज 1% तक की क्यों देख रहे हैं जीडीपी ग्रोथ? मैडम, नॉट ओनली हम ग्रो नहीं कर रहे, हमारे रिजर्व जो है ना होने के बराबर है, हमारी इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर है। ये जो बात कर रहे हैं ना कि हमारी स्टेबिलिटी आ गई, इस्तेकाम आ गया स्टेबिलिटी में वगैरह वगैरह, ये पता क्या है? ये कह रहे हैं कि पेशेंट आईसीयू से निकल के कमरे में आ गया, हॉस्पिटल से बाहर नहीं आया पेशेंट, कमरे में आ गया। आईसीयू वापस जाने का इम्कान है। खुदा के वास्ते इस वक्त डॉक्टर भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन करो या कोई रेडिएशन करो या कीमोथेरेपी करो। ये जो अपना सायम कह रहा है कि आप सिर्फ कह रहे हैं यार गोली खा लो, हम तो गोली खा रहे हैं विटामिन की, यार हमें चाहिए कीमोथेरेपी। मुझे बताएं, ये जो हुकूमत ने राइट साइजिंग की, फाइनेंस मिनिस्टर ने बात की, यार ये राइट साइजिंग की बात शौकत अजीज से पहले की चल रही है, क्यों नहीं होती राइट साइजिंग? आप मुझे बताएं, 18th अमेंडमेंट के बाद राइट साइजिंग की बात हो रही थी, आपके पास यहाँ 5 मिनिस्ट्री होनी थी, आपने 56 मिनिस्ट्रियां बना दी, ठीक है? आपके पास सरकारी मुलाजिम जो हैं फेडरेशन में 2 मिलियन है, 2 मिलियन से मेरा ख्याल 6 लाख नहीं, मेरा ख्याल 1 मिलियन करीब है। मैं कहता हूँ 2 लाख नहीं होना चाहिए, ठीक है? हर सेक्रेटरी के पास 10 चपरासी हैं, 10 मतलब सेक्रेटरी की शान नहीं निकलती अगर उसके पास 50 बंदे ना हो। मिनिस्टर साहब 100 बंदे रखते हैं। आपने कभी मिनिस्टर को चलते देखा? उसके इधर उधर 10 बंदे फिर रहे होते हैं, एक बंदा उसका फोन लेके फिर रहा होता है, एक बंदा उसकी ब्रीफ केस लेके फिर। यार ये शाना अंदाज क्वीन विक्टोरिया ने नहीं ये किए थे काम जो हम करते हैं। एक ग्रेड 17 की मैं कहता हूँ जो असिस्टेंट कमिश्नर होता है उसके पास, साले के पास एक लैंड क्रूजर होती है, 3 डाले होते हैं। मुझे याद है जस्टिस कॉर्नेलियस इतने बड़े चीफ जस्टिस थे,
उनके पास अपनी गाड़ी थी, कोई स्टाफ कार नहीं थी, फ्लैटीज में बेचारे रहते थे। राइट। अब मतलब ये जो हमारे शाहाना अंदाज है, जो हमारा शाहाना लाइफस्टाइल है, इसका हम क्या करेंगे? बट डॉक्टर मैंने साहब तो इस पे लिखा था एक दफा, जी। मैंने तो इस पे लिखा था पार्लियामेंट में। तो शायद खाकान अब्बासी की बहन जो है सादिया अब्बासी सेनेटर, उसने मेरे ऊपर इंक्वायरी कॉल कर दी कि इसने हमारे बारे में क्यों लिखा है कि हमारा शाहाना अंदाज है। तो भाई लाइफस्टाइल अब इनके देखें, कहते हैं हमारे ऊपर ना लिखो, बिल्कुल ना लिखो। हम रहेंगे यहाँ जैसे क्वीन विक्टोरिया की औलाद हो। क्वीन विक्टोरिया भी चली गई, ये क्वीन विक्टोरिया अपने बच्चे छोड़ गई। और ये नजर आ रहा है कि आम आदमी जिसको अगले वक्त की रोटी का नहीं पता होता है, उसके ऊपर ही तमाम तर जो है वो बर्डन डाला जाता है। बट थैंक यू सो मच।